दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। अब हम बात करते हैं, जैसा मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि कंपाइलर की 6 फेजेस होती हैं, डेट इज़ लेक्सिकल एनालाइजर, सिंटैक्स एनालाइजर, सिमेंटिक एनालाइजर, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, कोड ऑप्टिमाइजर एंड कोड जनरेटर लाइक। तो ये जो 6 फेजेस हैं, इनकी अलग अलग वर्किंग है। मैंने शुरुआत की फेज़ लेक्सिकल और सिंटैक्स की वर्किंग आपको लास्ट लेक्चर में बताई है। लेक्सिकल का काम क्या है? टोकन जनरेट करने का। सिंटैक्स का काम है जो भी टोकन जनरेट हुए उसको एक हायरार्किकल वे में, मींस एक सीक्वेंस में अरेंज करना, और अरेंज करने के बाद उसका एक ट्री स्ट्रक्चर, ट्री फॉर्म में तैयार करना, राइट। देन थर्ड फेज़ आती है आपकी सिमेंटिक एनालाइजर। सिमेंटिक एनालाइजर का रोल आपका सीधा सीधा मैं बता देता हूँ। सिमेंटिक एनालाइजर मीन्स चेक एंड करेक्ट द एरर, चेक द एरर एंड करेक्ट द एरर, राइट। अब एरर किस तरह की? जैसे सपोज करो टाइप चेकिंग। टाइप चेकिंग मीन्स सपोज करिए मैंने दो वेरिएबल को ऐड किया a प्लस बी, और आंसर विल बी स्टोर इन c। तो c इक्वल टू a प्लस बी मैंने लिखा, ठीक है ना। अब इनका जो डेटा टाइप मैंने abc लिया है किसी भी प्रोग्राम में, c के प्रोग्राम में, वो मैंने क्या लिया हुआ है? a का लिया हुआ है इंट, b का लिया हुआ है फ्लोट, और c को लिया हुआ है मैंने इंट, ठीक है ना। अब a की वैल्यू 1 और b चूँकि फ्लोट है तो सपोज करो 2.1, तो आंसर विल बी 1 प्लस 2.1 3.1, 3.1 आंसर हो गया। अब 3.1 आंसर आना चाहिए c में, ठीक है ना। बट चूँकि c आपने किस तरह का डेटा टाइप लिया है? इंट लिया है, इसीलिए वहाँ पर 0.1 को रिजेक्ट कर देगा। मीन्स आंसर आपका आएगा 2 + 1 3, ओनली 3, 3.1 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि c का डेटा टाइप आपने इंट लिया हुआ है। इफ़ वी चेंज द डेटा टाइप ऑफ c, that is float, then we will get the correct answer, that is c equal to 3.1, राइट। तो इस तरह की जो एरर है, छोटी छोटी जो माइनर मिस्टेक होती हैं, दिस इज़ कॉल्ड सिमेंटिक एरर, राइट। और ये जो सिमेंटिक एरर है, ये हमारा सिमेंटिक एनालाइजर का रोल है कि इस तरह की एरर यदि है प्रोग्राम में तो उनको चेक करना और उनको करेक्ट करना या फिर फिक्स करना। फिक्स कैसे करेंगे हम उसको? टाइप कास्टिंग करके। मींस यदि आपका फ्लोट है और इंट है, तो इंट को फ्लोट में करने के लिए इंट टू फ्लोट हम टाइप कास्टिंग कर देंगे, या फ्लोट को इंट में करेंगे तो फ्लोट टू इंट टाइप कास्टिंग कर देंगे। इस तरीके से हम इसको एरर को चेक कर लेंगे और इसको करेक्ट कर लेंगे, राइट। इसके बाद नेक्स्ट फेज़ आती है, लुक एट द स्क्रीन, डेट इज़ इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, जैसा इसका नाम है आपको पता है दोस्तों, इंटरमीडिएट कोड मीन्स समथिंग क्रिएट इन इंटरमीडिएट। like if we have any expression like a plus b into c, then first of all we have to calculate b into c, right. Then the answer will be add with the variable a. So a plus b into c, this is the expression where we use more than one operator, then we cannot evaluate this expression, whole expression at a time. So this can be solved with the help of intermediate code. So let us we assume b into c in a temporary variable, that is t1, then t2 equal to a plus t1, राइट। उसके बाद आपका c में आंसर जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको एवेल्युएट कर लेंगे। सपोज़ करो बहुत बड़ी एक्सप्रेशन है जिसमें बहुत सारे ऑपरेटर यूज हो रहे हैं मैथमेटिकल, तो उस बड़ी से बड़ी एक्सप्रेशन को भी हम एक एक करके हम बोर्ड मास रूल के द्वारा उसको हम सॉल्व कर लेंगे, और टेम्परेरी वेरिएबल t1 t2 t3 t4 t5 कितने भी वेरिएबल आप यूज़ कर सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ये काम हो जाएगा आपका इंटरमीडिएट कोड जनरेशन का, राइट। नेक्स्ट फेज आती है, डेट इज़, अच्छा इसका एक प्रॉपर्टी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इंटरमीडिएट कोड हम ऐसे नहीं है कि मतलब ऐसे ही कुछ भी जनरेट कर लिया, ठीक है ना। इसकी दो प्रॉपर्टी होती हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? इट शुड बी इजी टू प्रोड्यूस, इसको मतलब आसानी से प्रोड्यूस किया जा सके। ऐसा ना होगा इंटरमीडिएट कोड आपने इतना टफ ले लिया कि आप उसको प्रोड्यूस करने में ही फंस रहे हो, ठीक है ना। तो ये हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन इज़ इट शुड बी इजी टू ट्रांसलेट इनटू द टारगेट मशीन। टारगेट मशीन पर
इसको हम टारगेट मशीन में, इसको हम एक तरह से टारगेट मशीन में इसको इजीली कन्वर्ट कर सकें, राइट। तो इस तरीके से हम इसको इंटरमीडिएट कोड को बनाएंगे। ऐसा नहीं हो हमने इंटरमीडिएट कोड ले लिया और इसको यदि हम वो करते हैं टारगेट कोड में जनरेट करते हैं तो टारगेट कोड ही नहीं जनरेट हो पा रहा है। तो दिस इज़ कॉल्ड इंटरमीडिएट कोड जनरेशन प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट फेज इज डेट इज़ कोड ऑप्टिमाइजेशन। कोड ऑप्टिमाइजेशन जैसा आपको पता है किसी भी चीज़ को ऑप्टिमाइज़ करना। ऑप्टिमाइज़ क्यों करते हैं मैंने पहले ही बताया है। आफ्टर ऑप्टिमाइजेशन द कोड विल टेक मिनिमम अमाउंट ऑफ memory to run the program as well as it will take minimum amount of time to run to give the output, right? मीन्स मिनिमम मेमोरी ले, स्पेस ले और मिनिमम टाइम में रन हो जाए, हमें आउटपुट दे दे। इस तरह के प्रोग्राम को हम एक बेस्ट केस के प्रोग्राम की डेफिनेशन देते हैं। तो हम कोड ऑप्टिमाइजेशन इसीलिए करते हैं, सिर्फ कोड को कुछ ना कुछ हद तक हम उसको कम से कम कर सकें और रिड्यूस कर सकें, सो डैट वो फास्ट एग्जीक्यूट हो सके, उसकी एफिशिएंसी इम्प्रूव हो सके, राइट। अब कोड ऑप्टिमाइजेशन की हमें ज़रूरत कब नहीं पड़ेगी? जब आपका इंटरमीडिएट कोड इससे जस्ट प्रीवियस वाली फेज़ में हमने जो लिए हैं वो ऑलरेडी ऑप्टिमाइज्ड हैं। समझ में आई बात? यदि वो ऑलरेडी ऑप्टिमाइज होंगे तो हमें कोड ऑप्टिमाइजेशन की नीड ही नहीं पड़ेगी। जब नीड नहीं पड़ेगी तो इस फेज़ को हम उस केस में ओमिट कर सकते हैं, मीन्स रिफ्यूज़ कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम में कई बार वाइवा में एग्जामिनर या फिर एग्ज़ाम में पूछ लेता है 1 मार्क्स में विच फेज़ इज़ ऑप्शनल फेज़, विच फेज़ ऑफ कंपाइलर इज़ एन ऑप्शनल फेज़। तो उसका आंसर हो जाएगा कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज़ इज़ एन ऑप्शनल फेज़। ठीक है ना। बाकी सारी फेज़ मैंडेटरी हैं, सिर्फ ये 5वीं फेज़ डेट इज कोड ऑप्टिमाइजेशन ही ऐसी अकेली एक फेज़ है जिसको आप ऑप्शनल कर सकते हो। ठीक है ना। इसके बाद लास्ट फेज़ आती है आपकी कोड जनरेशन। This is the last phase of compiler, the final phase of compiler. It is generation of a large consistency, normally relocatable machine put or assign put. Memory location are selected for each of the variables used by the program, right? अब कोड जनरेशन में क्या करेंगे हम? कोड जनरेशन में बेसिकली असेंबली लैंग्वेज का यूज होता है। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। असेंबली लैंग्वेज जैसे सपोज़ करो इसमें कोई भी वेरिएबल की वैल्यू मुझे ए टू बी ट्रांसफ़र करनी है तो आपका हम मूव करके लिखेंगे ए से बी करनी है, मीन्स ए कॉमा बी। असेंबली लैंग्वेज में जो असाइनमेंट होता है वैल्यू का वो लेफ़्ट टू राइट होता है। बाकी नॉर्मली हम जो मैथमेटिक्स में करते हैं वो राइट टू लेफ़्ट होता है हमेशा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। जैसे सपोज़ करो मैंने मैथमेटिक्स में लिखा ए इक्वल टू 2। अब ए इक्वल टू 2 मीन्स द 2 वैल्यू इज़ असाइन टू ए। ए की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 2 कब है? जब 2 ए में असाइन हुई। मीन्स असाइनमेंट किधर जा रहा है? राइट टू लेफ़्ट, राइट से लेफ़्ट की ओर। तो नॉर्मल आपका राइट टू लेफ़्ट होता है, बट असेंबली लैंग्वेज में आपका ये असाइनमेंट लेफ़्ट टू राइट होता है, सीधा होता है। ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज़ कॉल्ड कोड जनरेशन। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। लुक एट द स्क्रीन अगेन। दिस इज़ द एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। इस तरह का एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, सेम क्वेश्चन भी पूछा गया है और इसी तरह का कुछ भी आ सकता है। वो बोल देगा कि ये कोई एक इक्वेशन है छोटी सी और इसको आप अलग अलग डिफरेंट फेजेस से इसको पास करा के जो भी आउटपुट आता है वो आपको दिखाना है, राइट। तो मैं इसको लेके चलता हूँ। P इक्वल टू आई प्लस आर इंटू 60 वेयर P इज़ पोजीशन, आई इनिशियल, आर इज़ रेट एंड 60 इज़ कांस्टेंट, राइट। अब सबसे पहले ये लेक्सिकल एनालाइजर पर जाएगी, डेट इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ कंपाइलर। अब लेक्सिकल का काम क्या होता है? टू जनरेट टोकन्स। टोकन्स क्या हो सकते हैं? इट मे बी आइडेंटिफायर, इट मे बी एनी वैल्यू लाइक इफ़, देन, एल्स, कंडीशनल, स्विच, गो टू, कुछ भी हो सकता है। तो ये वेरिएबल्स हैं इसीलिए मैं इसको आइडेंटिफायर दूंगा। तो P ID1 हो गया, सपोज़ करो I को मैंने ID2 मान लिया, R को ID3 मान लिया इंटू 60। तो ये हो गए इसके टोकन जनरेट। अब सिंटैक्स एनालाइजर के पास जाएगा। ये सिंटैक्स एनालाइजर का काम क्या है? सिंटैक्स एनालाइजर इसको हायरार्किकल स्ट्रक्चर में जनरेट कर देगा, मीन्स इसका ट्री बना देगा, ट्री फॉर्म में डिज़ाइन कर देगा। तो ट्री फॉर्म में डिज़ाइन करने के लिए मेरे को ऊपर देखो डेफिनेशन,
जो भी इक्वेशन है ID1 इक्वल टू ID2 प्लस ID3 इंटू 60, इसको ध्यान से देखिए आप। अब ID3 इंटू 60 इसमें पहले एवेल्यूएट होगा, क्यों होगा? क्योंकि आपका ID3 इंटू 60 इसलिए होगा क्योंकि ये बोर्डमास रूल में मल्टीप्लिकेशन प्लस से पहले इवेल्यूएट होगा, राइट। तो इसको मैं ट्री के बॉटम में लिखूँगा, क्योंकि ट्री का जो इवेल्यूएशन है वो बॉटम टू टॉप होता है, ठीक है ना। तो बॉटम टू टॉप होगा तो आपका पहले मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई होने के बाद हम क्या करेंगे, आंसर विल बी स्टोर एस्ट्रिक ID2 के साथ इसको प्लस कर देंगे, और जो भी आंसर आएगा उसको इक्वल कर देंगे ID1 के। तो ये आपकी जो भी इक्वेशन है उसके इक्विवेलेंट ट्री ये बन गया आपका हायरार्किकल स्ट्रक्चर, मीन्स ये सिंटैक्स ट्री बन गया। इसीलिए इसको सिंटैक्स ट्री कहते हैं, क्योंकि ये सिंटैक्स एनालाइजर के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद सिमेंटिक एनालाइजर क्या करेगा, सेम जो भी सिंटैक्स का आउटपुट है उसको एज ए इनपुट लेगा, और सिर्फ वो क्या करेगा, हर नोड पर, क्योंकि ट्री फॉर्म में तो ट्री के हर नोड होंगे, जो भी नोड है हर नोड की वैल्यू को चेक करेगा और टाइप चेकिंग चेक करेगा कि उसका डेटा टाइप क्या है। डेटा टाइप यदि गलत है तो उसकी टाइप कास्टिंग होगी, फिर उसको करेक्ट करेगा, राइट। तो इसमें मैंने देख रहा हूँ मैं कि ID1 इंटू 60 हो रहा है, बट ID3 किसके इक्विवेलेंट था, ऊपर देखिए ID3 इक्विवेलेंट था रेट, डेट इज आर के इक्विवेलेंट था। और आर क्या है, रेट क्या हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि रेट हमेशा इंट में ही हो, रेट मे बी इन पॉइंट ऑल्सो, डेसिमल ऑल्सो। जब डेसिमल में होगी 2.1, 2.2, 2.3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो ठीक है, लेकिन इनके बीच की यदि वैल्यू होगी 4.4, 4.5, तब हम इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो रेट मे बी फ्लोट और मे बी इंट, राइट। सपोज करो ये यदि इंट होती है तो 60 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 60 भी आपका इंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब फ्लोट होती है तो कायदे से क्या होना चाहिए, 60 को फ्लोट में कन्वर्ट होना चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, इंट टू फ्लोट लिख देंगे और नीचे कर देंगे 60, इंट टू फ्लोट 60, इंट टू फ्लोट 60 करते ही क्या हो जाएगा, ये इसका टाइप कास्टिंग हो गई, मीन्स 60 आपका अब फ्लोट रह गया, इंट नहीं रह गया, ठीक है ना। मैंने देखो राइट में लिखा हुआ है रेट मे बी इन फ्लोटिंग पॉइंट and 60 is itself full integer, so first convert 60 into int to float value by typecasting, ठीक है ना। अब 60 को टाइपकास्टिंग कर दिया, मीन्स 60 आपका इंट टू फ्लोट 60 हो गया, अकेला 60 नहीं रह गया। अब 60 से पहले आ जाएगा इंट टू फ्लोट ब्रैकेट में 60। इसको मैंने टेम्परेरी वेरिएबल में डाला, क्योंकि अब इंटरमीडिएट कोड जनरेट होंगे। इंटरमीडिएट कोड अभी अभी मैंने बताया था कि जो भी वैल्यू होती हैं वो भी वेरिएबल होंगे, वेरिएबल मीन्स आइडेंटिफायर होंगे, ID1, ID2, ID3। उसको किस में डालेंगे हम, किसी भी टेम्परेरी वेरिएबल में। तो temp1 में मैंने इंट टू फ्लोट डाला 60। उसके बाद क्या किया मैंने, ID3 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर लिया, क्या, temp1 ID3 इंटू temp1, और इसको सेव करा दिया किसी दूसरे टेम्परेरी वेरिएबल में, डेट इज temp2। इसके बाद ID2 प्लस temp2, इसको सेव करा दिया किसी भी टेम्परेरी वेरिएबल, डेट इज temp3, और temp3 की वैल्यू को मैंने इक्वल कर दिया किसके, ID1 के, सो डैट हमारा आंसर विल बी स्टोर एट ID1, ठीक है ना। तो ID1 में आपका आंसर सेव हो गया, temp3 में आंसर था और वो कन्वर्ट हो गया ID1 में, क्योंकि ID1 इक्वल टू temp3 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप इंटरमीडिएट कोड जनरेट करोगे किसी भी क्वेश्चन के। तो ये पूरा एक प्रोसीजर है कि किस तरीके से अलग अलग फेज़ का काम होगा और वर्किंग होगी और क्या उसका आउटपुट होगा। इसके बाद आता है कोड ऑप्टिमाइज़र। कोड इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के बाद आपकी जो फेज़ आएगी डेट इज़ कोड ऑप्टिमाइजेशन। तो कोड ऑप्टिमाइज़र का काम क्या होगा, इसको ऑप्टिमाइज़ करना। ऑप्टिमाइज़ मीन्स यदि ये इंटरमीडिएट कोड थोड़ा सा बड़ा है तो इसको वो कुछ हद तक क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। रिड्यूस हम इसमें क्या कर सकते हैं, आप देखिए ध्यान से, मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूँ। इसने क्या लिया है, इंट टू फ्लोट 60 को टेम्परेरी वेरिएबल में डाला है, और फिर ID3 इंटू टेम्परेरी 1 को
मल्टीप्लाई करके टेम्परेरी 2 में डाला है। तो ऐसा न करके मैं डायरेक्ट ID3 इंटू 60.0 कर दूं, क्योंकि इंटू फ्लोट करने का मतलब यही हुआ कि इसको फ्लोट बना दो। फ्लोट कब बनेगा ये 60.0 लगाते ही ये फ्लोट बन जाएगा, ठीक है। तो ID3 इंटू 60, इसको मैंने मान लिया टेम्परेरी वेरिएबल 1, ठीक है। अब इसके बाद मल्टीप्लाई तो हो गया, अब ID2 के साथ प्लस करना है। तो ID2 प्लस टेम्प 1, क्योंकि आंसर आपका ID3 इंटू 60 का आंसर किस में सेव है, टेम्प 1 में। तो टेम्प 1 को ID2 के साथ प्लस कर दो और ट्रांसफ़र कर दो ID1 को वैल्यू, और वही आपका क्वेश्चन है कि ID1 में वैल्यू जानी है। ऊपर देखो, तो जो 4 लाइन में कोड जनरेट हो रहा था वो आपका रिड्यूस होकर 2 लाइन में आ गया। दिस इज़ कॉल्ड कोड ऑप्टिमाइजर। यही कोड ऑप्टिमाइजेशन का रोल है। नेक्स्ट फेज आती है आपकी कोड जनरेशन। कोड जनरेशन में मैंने पहले ही बताया था असेंबली लैंग्वेज यूज़ होती है। असेंबली लैंग्वेज मीन्स कुछ इसमें कीवर्ड यूज होते हैं, जैसे मूव, मल, ऐड, सब्सट्रैक्शन के लिए सब, इस तरीके से वैल्यू यूज़ होती हैं। तो इसमें सपोज़ करो बेसिकली इसमें हम रजिस्टर यूज़ करते हैं। तो इसमें पहले आइडेंटिफायर 3 डेट इज़ वेरिएबल को हम किसी रजिस्टर में डालेंगे। तो ID3 को हम किस में ट्रांसफ़र करेंगे, R2। मैंने रजिस्टर ले लिया R2, तो ID3 कॉमा R2 लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने पहले ही बताया था कोड जनरेशन जो फेज़ है इसमें असेंबली लैंग्वेज यूज होती है, और असेंबली लैंग्वेज का जो लिखने का तरीका है वो लेफ़्ट टू राइट होता है, ठीक है। तो हमें ID3 कॉमा R2 लिखा है, तो इसका मतलब ये हुआ ID3 विल स्टोर एट R2 रजिस्टर, ठीक है ना। ID3 R2 रजिस्टर में गई, और जाने के बाद में मैंने लेफ़्ट में लिखा हुआ देखो मूव एफ मतलब मूव फंक्शन यूज़ किया है हमने। मूव किसको करो, ID3 को, किस में करो, R2 रजिस्टर में, ठीक है। नेक्स्ट क्या करो, ID3 को तो R2 में कर दिया। अब ऊपर देखिए, इसे जस्ट पहली वाली फेज़ में लिखा हुआ है कि ID3 इंटू 60.0, तो ID3 तो R2 में चला गया। अब मुझे 60.0 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मैं कौन सा फंक्शन यूज़ करूँगा, मल, MUL, मल इक्वल टू 60 कॉमा R2 कॉमा 60 नहीं लिखेंगे, ये विशेष ध्यान रखना है। 60 कॉमा R2 क्यों, क्योंकि 60 का R2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, बट होने के बाद आंसर कहाँ जाएगा, R2 में ही जाएगा। 60 का मल्टीप्लाई हुआ और आंसर विल बी स्टोर एट R2 अगेन, ठीक है ना। तो ओवर राइट हो जाएगा, जो R2 था उसकी वैल्यू ओवर राइट हो जाएगी अब, ठीक है। इसके बाद इस समय आंसर मेरा R2 में स्टोर है, राइट। अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में देखिए ID2 के साथ टेम्परेरी 1 का प्लस हो रहा है, तो ID2 को पहले किसी रजिस्टर में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ID2 को मैंने R1 रजिस्टर में डाला, ID2 कॉमा R1, ठीक। मूव फंक्शन यूज़ किया अगेन, ID2 कॉमा R1। अब ID2 मेरा कहाँ चला गया, R1 रजिस्टर में, और इससे पहले वाला जो आंसर है मल्टीप्लिकेशन वाला वो कहाँ सेव है, R2 में। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर देखिए क्या हो रहा है, ID2 प्लस टेम्प 1, तो ID2 की वैल्यू किस में है, R1 में, टेम्प 1 की वैल्यू किस में है, R2 में। अब मुझे क्या करना है, दोनों को प्लस करना है, तो मैं क्या फंक्शन यूज़ करूँगा, ऐड इक्वल टू R2 कॉमा R1, ठीक है ना। R2 कॉमा R1 करो या R1 कॉमा R2 करो, बोथ विल बी सेम, बोथ विल बी करेक्ट, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर R2 कॉमा R1 किया है, मीन्स R2 R1 रजिस्टर की वैल्यू को ऐड कर दो और आंसर को R1 में स्टोर कर दो। तो इस समय आंसर मेरा R1 में स्टोर है। इसके बाद मुझे वो ट्रांसफ़र कहाँ करना है, ID1 में। तो ID1 में ट्रांसफ़र करना है, इसका मतलब R1 में स्टोर था, मूव फंक्शन यूज़ होगा, इक्वल टू मूव एफ इक्वल टू R1 कॉमा ID1। R1 का वैल्यू किस में जानी है, ID1 में जानी है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा R1 कॉमा ID1। और यदि ऊपर R1 कॉमा R2 करते हो आप, तो नीचे मूव एफ R2 कॉमा ID1 आ जाएगा, ठीक है ना। नीचे मैंने लिखा हुआ है राइट साइड में, इन असेंबली लैंग्वेज the assignment is done from left to right and result will be stored in right side variable और you can say register। इस तरीके से आपका ये जो असेंबली लैंग्वेज है ये आप इस तरीके से सॉल्व कर लोगे। मीन्स
एक छोटी सी इक्वेशन लेके मैंने ये आपको समझाया है। आप कोई अदर इक्वेशन लेके या फिर बुक में कोई और एग्जांपल हो उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मींस फाइनल आंसर आपका ID1 में स्टोर होना चाहिए, वो आपका हो चुका, ठीक है ना। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। मींस दिस इज़ द वर्किंग ऑफ ऑल 6 फेजेस ऑफ कंपाइलर। 6 फेजेस से कोई भी इक्वेशन को पास करके क्या आउटपुट आया ये आपने देखा, कैसे आपके आउटपुट आया ये भी आपने देखा। मींस हम और आप जो सी में प्रोग्राम बनाते हैं उसको जब हम कंपाइल और रन कराते हैं तो वहाँ पर भी बैक साइड में, बैक एंड में यही सारी प्रोसेस होती है। और ब्लैक कलर की स्क्रीन पे आपको कितनी जल्दी आंसर मिल जाता है, आप बटन प्रेस करते हो आपको आंसर मिल जाता है। मीन्स कितना फास्ट ये सारा काम होता है। ये सारी 6 फेजेस आपकी चल रही होती हैं बैक साइड में। तो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ कंपाइलर, एक्चुअल वर्किंग ऑफ कंपाइलर, ठीक है ना। इसके बाद सिंबल टेबल मैनेजमेंट मैंने बताया ही था, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है ना। जो भी स्पेशल सिंबल्स, मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं वो सारे स्टोर होते हैं इसके अंदर, ये आप पढ़ लेना। कई बार पूछ लेता है 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में। एरर हैंडलिंग भी बताया था मैंने, जो भी एरर आती है उसको हैंडल करना और डिटेक्ट करना। इसके बाद आता है ग्रुपिंग ऑफ फेजेस इनटू पासेस। बेसिकली इन इम्प्लीमेंटेशन एक्टिविटीज़ फ्रॉम सेवरल फेजेस में बी ग्रुप टुगेदर इनटू ए पास। बहुत सारी फेजेस को एक साथ में ग्रुपिंग कर दूं तो उसको मैं एक पास की डेफिनेशन दे दूंगा, PASS, पास, ठीक है ना। जिसको मैं इनपुट फाइल और राइट फाइल यानी आउटपुट फाइल बोलूँगा, ठीक है। तो जैसे वो होता नहीं सिंगल पास कंपाइलर, मल्टी पास कंपाइलर, तो बहुत सारी फेजेस को एक उसमें बांध देना, ठीक है, तो वो एक सिंगल पास कंपाइलर कहलाएगा। इसके बाद फ्रंट एंड बैक एंड पता ही है आपको, जो आपकी शुरुआत की 4 फेजेस हैं और जो सिंबल टेबल है वो आपकी फ्रंट एंड ओरिएंटेड कहलाती है। और बैक एंड में आपका फेज़ नंबर 5 एंड 6 जो भी आपका मीन्स कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड कोड जनरेशन, वो आपका बैक एंड कहलाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कज़िन्स ऑफ कंपाइलर। ये भी 1 और 2 मार्क्स में कई बार पूछा गया है कि कंपाइलर के कजिन्स कौन कौन होते हैं। असेंबलर होता है, प्री प्रोसेसर होता है, इंटरप्रेटर होता है, लिंकर होता है, लोडर होता है, ठीक है। तो ये आप आधे आधे नंबर की डेफिनेशन पूछ सकता है, तो ये आप सबके बारे में नेट से सर्च करके आप पढ़ सकते हो, राइट। इसके बाद आता है आपका क्रॉस कंपाइलर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज़ क्रॉस कंपाइलर? A cross compiler is a compiler that runs on one machine and produce object code या फिर output for another machine। मीन्स मैंने क्या बोला, क्रॉस कंपाइलर एक ऐसा कंपाइलर है जो रन तो किसी एक मशीन पर हो रहा है, ठीक है, बट वो आउटपुट जो प्रोड्यूस कर रहा है वो किसी दूसरी मशीन के लिए आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। इस तरह के कंपाइलर को मैं क्रॉस कंपाइलर कहता हूँ, ठीक है ना। The cross compiler is used to implement the compiler which is characterized by 3 languages। ये 3 लैंग्वेजेस इसमें यूज़ होती हैं, 3 लैंग्वेज। सबसे पहली डेट इज़ द सोर्स लैंग्वेज, सेकंड वन इज ऑब्जेक्ट लैंग्वेज एंड थर्ड वन इज़ द लैंग्वेज इन विच इट इज़ रिटन। सोर्स लैंग्वेज, एक ऑब्जेक्ट लैंग्वेज और एक वो लैंग्वेज जिसमें वो खुद लिखा हुआ है, क्रॉस कंपाइलर, राइट। अच्छा, क्रॉस कंपाइलर का यूज़ क्या होता है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है समझने वाली। क्रॉस कंपाइलर की डेफिनेशन तो आपने पढ़ ली कि साहब एक कंपाइलर है जो एक मशीन पर रन हो रहा है, दूसरी मशीन के लिए आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब ये क्यों पढ़ते हैं इसको? टू क्रिएट द बूट स्ट्रैपिंग कंपाइलर। बूट स्ट्रैपिंग प्रोसेस को समझने के लिए या फिर बूट स्ट्रैपिंग कंपाइलर बनाने के लिए हमें क्रॉस कंपाइलर की नीड पड़ती है। बूट स्ट्रैपिंग क्या होता है ये आप टी डायग्राम से अच्छे से समझ में आएगा। ये टी डायग्राम है, SI and T। This is the T diagram. We have the following diagram, that is SIT, where S source program या फिर source language, I intermediate language and T target language। किसी भी source language को
किसी इंटरमीडिएट लैंग्वेज के साथ क्रॉस कराने पर या फिर उसके साथ रन कराने पर हमें कोई भी टी मीन्स टारगेट लैंग्वेज हमें मिलती है। ठीक है ना। तो ये आपकी सोर्स लैंग्वेज हो गई, इंटरमीडिएट हो गई, देन टारगेट लैंग्वेज हो गई। अब बूट स्ट्रैपिंग प्रोसेस आपका क्या होता है, स्क्रीन पर देखिए। ये जो 3 टी डायग्राम को मैंने एक साथ कंबाइंड कर दिया, ध्यान से देखो। फर्स्ट वाला जो डायग्राम है, फर्स्ट वाला डायग्राम है वो आपका LSM LS और M, ये वाला प्लस SMM इक्वल टू LMM। ठीक है ना। LSM प्लस SMM इक्वल टू LMM। अब देखा जाए तो इनको मैं अलग अलग करूं तो शुरुआत वाला जो LSM है ये भी अपने आप में ये क्रॉस कंपाइलर है। ऊपर मैंने अभी जस्ट बताया था S बोले तो L, I बोले तो S और T को कंपेयर करूं तो M के इक्वलेंट हो जाएगा। मीन्स L सोर्स लैंग्वेज, S इंटरमीडिएट लैंग्वेज, M टारगेट कोड को किसी SMM मीन्स उसके अंदर भी देखूं तो S सोर्स हो जाएगा, M इंटरमीडिएट हो जाएगी और M टारगेट हो जाएगी। को क्रॉस कराने पर मेरे को क्या मिला, कोई टारगेट कोड मिला, डेट इज़ L सोर्स, M इंटरमीडिएट एंड M ही टारगेट कोड। मीन्स LSM प्लस SMM इक्वल टू LMM। तो ये मेरा क्रॉस कंपाइलर का डेफिनेशन हो गया एंड बूट स्ट्रैपिंग इसके द्वारा की जा सकती है। ठीक है ना। तो ये आपका टी डायग्राम से आप इसको लिख सकते हो। एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज़ क्रॉस कंपाइलर, डेफिनेशन लिखने के बाद आप टी डायग्राम बनाइए ये वाला। इसके बाद बूट स्ट्रैपिंग प्रोसेस में इसका यूज़ होता है। बूट स्ट्रैपिंग प्रोसेस होती क्या है, आप इसको टी डायग्राम से दिखा सकते हो। इक्वेशन लिखनी है, यहाँ पर भी L न्यू लैंग्वेज है, S आपकी इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज है एंड M इज़ मशीन लैंग्वेज। ठीक है ना। द सोर्स लैंग्वेज S डेट इट कंपाइल्स, द टारगेट लैंग्वेज T डेट इट जनरेट, जो वो जनरेट कर रही है, एंड द इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज I डेट इट इज़ रिटन इन, जिसमें वो खुद लिखा हुआ है। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट इशू इन लेक्सिकल एनालाइजर और नीड्स ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर। एट्रीब्यूट ऑफ टोकन्स आपको पता ही है। सपोज करो इक्वल टू MC² कोई एक इक्वेशन है, उसको मुझे टोकन्स में कन्वर्ट करना है तो आइडेंटिफायर हो जाएंगे E आपका। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाएगा इक्वल, देन M अगेन आइडेंटिफायर ID, देन मल्टीप्लाइंग ऑपरेटर, देन C अगेन आइडेंटिफायर, देन C के ऊपर जो 2 क्रॉस लगे हुए हैं वो आपका क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर हो जाएगा एंड देन 2 इज स्टैंड। इस तरीके से इसको टोकन्स में इस डेफिनेशन को आप 7 पार्ट्स में ब्रेक करके लिख सकते हो। राइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का पढ़ेंगे, याक वगैरह, लेग्स। ठीक है ना। राइट। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप मैसेज या लेक्चर में पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है ना। वीडियो को कमेंट, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।